हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिद एजुकेशन। तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ व्यक्तिगत नीति की विशेषताएं और परिणाम। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना रखा है जिसमें मैंने व्यक्तिगत नीति के बारे में बताया है और व्यक्तिगत नीति के द्वारा अधिग्रस्त किए गए कुछ प्रमुख राज्यों से जुड़ी जानकारियाँ भी दी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो आज हम जानेंगे व्यक्तिगत नीति की क्या विशेषताएँ थी और परिणाम थे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत नीति के इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या फिर गोद प्रथा निषेध नीति के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, जिसका दुष्प्रयोग करके अंग्रेज सरकार थी वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहती थी, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती थी, जो भारत के राज्य थे उसे अपने अधीन करना चाहती थी। इस व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत जो है किसी भी राज्य का अगर उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो राज्य जो होता था अंग्रेजी सरकार के अधीन चला जाता था। तो यही थी व्यक्तिगत नीति। अब हम इसे जानेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं थी और क्या परिणाम थे। सबसे पहले इसकी विशेषताओं को देखते हैं। पहला है, सिद्धांत के अनुसार यदि किसी रियासत के राजकुमार की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक या जैविक उत्तराधिकारी के हो जाती तो राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता। यद्यपि लॉर्ड डलहौजी ने इस विचार का निर्माण नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ही इसे दर्ज किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए इसे व्यापक मान्यता दिलाई। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति का निर्माण नहीं किया था, लेकिन इन्होंने ही इसका दर्ज करवाया और साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रभुत्व भारत में बढ़ाने के लिए इसे मान्यता दिलवाई। थर्ड पॉइंट है इसका विशेषता। इस सिद्धांत के अनुसार दत्तक यानी गोद लिया अधिकारी राज्य के बजाय केवल राजकुमार की व्यक्तिगत संपत्ति और संपदा का ही उत्तराधिकारी होता था, कि जो गोद लिया गया पुत्र होता था, शासक या राजा का जो गोद लिया गया पुत्र होता था उसका जो है मतलब उसे जो है राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था, उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं था। बस सिर्फ और सिर्फ राजकुमार की जो व्यक्तिगत यानी कि उसकी अपनी जो संपत्ति थी, जो संपदा थी, उसका ही वह उत्तराधिकारी होता था, ना कि राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका। इस अवधारणा के अनुसार रियासत के राजकुमार को दत्तक पुत्र अपने पिता को मिलने वाली किसी भी पेंशन को पाने का पात्र नहीं होगा। तो राजकुमार का जो दत्तक पुत्र है, नहीं वहाँ के शासक का जो गोद लिया गया पुत्र है ना, उसे अपने पिता को मिलने वाली जो कोई पेंशन मिलता होगा उसके पिता को, तो वो पाने का पात्र नहीं था, उसे वो भी नहीं मिल सकता था। ठीक है, यानी कि जो गोद लिया गया पुत्र है उसे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट। इस नीति ने भारतीय राजकुमारों को अपनी पसंद के उत्तराधिकारी को गोद लेने की प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है, इसकी विशेषता जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 में हड़प नीति के तहत कितूर रियासत पर कब्जा कर लिया, जो लॉर्ड डलहौजी के शासन से काफ़ी पहले स्थापित की गई थी। ठीक है, ये भी एक इसकी विशेषता रही है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्यक्तिगत नीति के परिणाम। क्या परिणाम हुए व्यक्तिगत नीति के? पहला है, राज्य सिंहासन के लिए जैविक उत्तराधिकारी की कमी के कारण कई भारतीय रियासतों को हड़प नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में अपनी भूमि खोनी पड़ी। यानी कि इसके परिणाम क्या हुआ कि जो राज्य के पास अपना उत्तराधिकारी नहीं होता था, यानी गोद लिया गया उत्तराधिकारी, गोद लिया गया पुत्र है, वो उस राज्य का तो मतलब शासक नहीं बन सकता था, तो वो राज्य किसके अधीन चला जाता था? वो राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला जाता था। नीति के सशक्तिकरण के बाद बड़ी संख्या में भारतीय राजाओं को दुखी जीवन जीना पड़ा, जिसने अंततः 1857 के विद्रोह में योगदान दिया। यानी कि जो ये बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ इस नीति का पालन किया जा रहा था। ठीक है, व्यक्तिगत नीति का। और साथ ही साथ इससे क्या हुआ कि बहुत सारे राजा जो थे बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, जिनका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उनका तो राज्य उनकी मृत्यु के बाद वो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत चला जा रहा था ना, तो इससे तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी ही थे। साथ ही साथ उन्हें ये तो हो ही रहा था ना, साथ ही साथ राजाओं का जीवन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, बहुत दुखी जीवन वो जीना उन्हें पड़ रहा था, जिसने जो है 1857 के विद्रोह में इन्होंने मिलकर योगदान दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नाना साहेब और झांसी की रानी के बीच मतभेद थे, क्योंकि उत्तराधिकारियों के लिए पेंशन सीमित थी और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। ठीक है, नीति की शुरुआत ने झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। यानी कि जो झांसी की रानी जो थी, उनका भी कोई अपना पुत्र नहीं था, उनके अपने पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने भी एक दत्तक यानी कि पुत्र गोद लिया था।
झांसी के शासक जो थे वो उनकी मृत्यु जब हो गई तो उनके दत्तक पुत्र यानी गोद लिया गया पुत्र को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया गया, और वो भी जो है झांसी की रानी जो थी वो काफ़ी हद तक उनसे मतलब कि साहस के साथ लड़ी, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की इसमें जीत होती है और झांसी भी जो है उनके अधीन चली जाती है, अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन चली जाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के ब्रिटेन चले जाने के बाद 1857 का विद्रोह हुआ, जिसके कारण लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व की कड़ी आलोचना हुई। ठीक है, 1856 में गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी थे वो ब्रिटेन चले गए और 1857 में विद्रोह हुआ, और जिसके कारण लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व की कड़ी क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। आगे देखिए, वेबगत सिद्धांत ने ब्रिटिश और भारतीय शासकों के बीच अविश्वास की विरासत छोड़ी। इसने 1857 के भारतीय विद्रोह में योगदान दिया, क्योंकि कई भारतीय राज्यों ने ब्रिटिशों को अविश्वसनीय और उनके अधिकारों को अतिक्रमण करने वाला माना। वेबगत सिद्धांत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत पर अपने शासन के दौरान अपनाई गई कई नीतियों और कार्रवाइयों में से एक है। यह विवाद का एक ऐतिहासिक बिंदु और भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक अतिक्रमण का प्रतीक बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वेबगत नीति के परिणाम और विशेषताएं खत्म होती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।